अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग द इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि इलेक्शंस की डेफिनेशन क्या है। जॉन ऑस्टन ने किस तरीके से एनालॉजी क्रिएट की, उसके बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, राइट टू वोट क्या होता है, सफरेज फ्रेंचाइज क्या होता है, इलेक्टर क्या होता है, वोटिंग पोलिंग क्या होती है। उसके बाद हमने इलेक्शन देखा, इलेक्टोरेट को हमने देखा क्या होता है, फिर हमने थ्योरीज को पढ़ा और हम कंटिन्यू कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू वोट। और नेक्स्ट जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है दैट इज सेक्स के। बहुत से हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि वुमेन शुड नॉट हैव द राइट टू वोट, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि दे शुड हैव द राइट टू वोट। तो पहले वो देख लेते हैं हु आर अगेंस्ट द वुमेन के उनको पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। नंबर वन आर्गुमेंट इज दैट द वुमेन आर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स, के वो नेचर के ऊपर बात करते हैं वुमेन की। वुमेन आर फ्लेक्सिबल होती हैं, वीक होती हैं, दे रन मोर ऑन इमोशंस, वो इमोशनली जो है बहुत ज्यादा अपने आप को प्ले कर रही होती हैं। तो इस वजह से पॉलिटिक्स जो है दैट इज अ डर्टी गेम, और वुमेन को जो है बीइंग अ वीक और इमोशनल जो है वो बीइंग उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए आपके पॉलिटिक्स के अंदर। नंबर टू, अनसेक्स वुमेन द पॉलिटिक्स विल। अनसेक्स वुमेन मतलब के जब वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिक्स के अंदर, दे विल बी इन अ डर्टी गेम। वो मर्दों के साथ उसी टोन में बात कर रही होंगी। उनकी जो एक सॉफ्टनेस है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका जो एक अट्रैक्टिवनेस है दैट विल डिसअपेयर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जो वुमेन है वो अपनी जो सेक्सी क्वालिटीज है, मतलब फीमेल जो क्वालिटीज हैं, उसको जो है लूज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो सोसाइटी है एज और उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो ये वो बात करते हैं कि वुमेन को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल अनसेक्स देम। नंबर थ्री, क्रिएट डिस्कॉर्ड इन फैमिली। के आपने अक्सर देखा होगा कि देखा क्या होगा, बात करते हैं ये लोग कि अब जब फैमिली के अंदर आप बात करते हैं राइट टू वोट की, तो पाकिस्तान का भी एक कल्चर है कि आपका जो जागीरदाराना निजाम है या फैमिली का जो हेड है वो आपको देता है कि आपने एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जाकर जो है वोट डालना है। तो वुमेन अगर उसको नहीं एग्री करती उसके साथ और एक दूसरे कैंडिडेट को वोट डालती है, तो आपकी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने क्यों उसको वोट नहीं डाला। और बाकायदा हमारे बहुत से पाकिस्तान के अंदर हल्के ऐसे हैं जहां पे गांव के अंदर बाकायदा वोट गिने जाते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स जितने थे, तो आपकी फैमिली मेंबर में किसने वोट जो है हमारे कैंडिडेट को नहीं दिया। एंड लिविंग ऑन दैट इट विल क्रिएट डिस्कॉर्ड इन द सोसाइटी। और यहां से दो आर्गुमेंट्स और भी होती हैं कि अगर जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड की या फैमिली की बात मानकर उनके कहने के ऊपर वोट दे दे, तो फिर वो राइट टू वोट तो फिर वुमेन का रहा ही नहीं। वो तो आपके पैट्रियार्की ने जो है उस राइट टू वोट को एक्सरसाइज किया ना, कि हमने कह रहे हैं इसको देना तो आपने इसको देना। जबकि हम बात करते हैं कि राइट टू वोट इज एन इंडिविजुअल सिलेक्शन, मेरी चॉइस है, मैं जिस मर्जी को वोट दूं। तो अगर आपने जनाबे वाला आपने किसी के कहने पे ही किसी को वोट देना है, तो इसका मतलब उस बंदे के तो दो वोट हो गए, आपके पास तो कोई वोट नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप जनाबे वाला इस बात के ऊपर लेकर चलते हैं कि मैं अपने राइट टू वोट को एक्सप्रेस करूंगी, तो आप अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज करेंगे। तो दोनों तरीकों से जो फीमेल है वो कंप्रोमाइज सिचुएशन के अंदर होती है। और यही बात कहा जाता है इनकी तरफ से कि औरत जो है वो नहीं मेंटेन कर सकती इन चीजों को, और अगर उसको राइट टू वोट दिया जाए या पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, तो इट विल क्रिएट अ डिस्कॉर्ड इन द फैमिली। एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज अनकेपेबल ऑफ बेयरिंग आर्म्स, क्योंकि वुमेन जो है वो फाइट नहीं कर सकती, वो वॉर में नहीं गई, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर के अंदर। मेन हैव टॉलरेटेड ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ वॉर्स। अभी भी यूक्रेन के अंदर देखें तो वुमेन जो है, उनको बच्चों को, वुमेन को जो है दे हैव फ्लोन अवे, उनको रेफ्यूजी के तौर के ऊपर जो है वहां से एक्सट्रैक्शन कर दी गई। लेकिन जो मैन है दे आर नॉट अलाउड टू लीव द यूक्रेन, और दे आर फाइटिंग। तो कहते हैं जब वुमेन जो है वो फाइट नहीं कर सकती, शी कैन नॉट बेयर आर्म्स, सो शी शुड नॉट आल्सो हैव द राइट टू वोट। कि जब वो इक्वल लेवल के ऊपर मर्द के साथ आकर सोसाइटी के अंदर अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रही रोल, तो वो फिर उसको राइट टू वोट भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द फोर मेजर आर्गुमेंट्स गिवन बाय the political scientist in against the right to vote of the woman or against the participation of women in the politics. अब हम देखते हैं कि जनाब what are the arguments given by the political scientists who are in favor of the woman to have the right to vote or to participate in the politics. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ परफेक्ट आइडियल, एंड डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ जेंडर एंड इट्स टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ सेक्स। तो अगर आप एक चीज के ऊपर वुमेन को एक राइट दे रहे हैं और मेन को वो राइट नहीं दे रहे, या मेन को राइट दे रहे हैं और वुमेन को नहीं दे रहे, तो आपका डेमोक्रेसी जो है वो इट विल बिकम अ इम्परफेक्ट आइडियल। क्या चीज चल रही है? कुछ जल रहा है ना। तो डेमोक्रेसी बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि सेक्स इज नॉट समथिंग टू बी डिबेट अपॉन, इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी अ क्वालिफिकेशन फॉर द राइट
टू गिव समवन अ राइट और टू एक्सट्रैक्ट समवन द राइट ऑफ वोट। तो ये बात चीज जो है हम डिबेटेड यूजलेस कर रहे हैं कि वुमन है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, शी आल्सो हैज द इमोशंस, शी आल्सो नीड हर फंडामेंटल राइट टू बी ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो आप सेक्स की बेस के ऊपर उनको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं मिलिट्री और फैमिली की। वो कहते हैं कि जो मिलिट्री की बात आपने की यहाँ पे, इनकेपेबल ऑफ बेयरिंग आर्म्स, और जो आपने फैमिली की बात की क्रिएट डिस्कॉर्ड इन द फैमिली, ये वो लोग रिफ्यूट करते हैं कि ये एक इलॉजिकल आर्गुमेंट है जो आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू टैकल एन इशू यू कैन टैकल दैट इशू। तो आपकी वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी करती हैं तब भी वो घर को संभाल रही हैं। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम 21st सेंचुरी के अंदर हम देख लें कि वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन मिलिट्री, एयरफोर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपकी इन्फेंट्री के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही है, नेवी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जब ये हर जगह पे वो पार्टिसिपेट कर रही हैं तो दे शुड, ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं मिलिट्री और फैमिली वाली, इसको हम रिफ्यूट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं वीकनेस ऑफ फीमेल की। तो कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं कि फीमेल जो है वो एक वीक एंटिटी है, एक इमोशनल एंटिटी है, एक फ्लेक्सिबल एंटिटी है। तो उस बंदे के देखें कि इसका मतलब उसके ऊपर कितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं जिसने उसको अपने फुल एक्सपोनेंशियल तक ग्रूम ही नहीं करने दिया। तो अब आपने क्या करना है, राइट टू वुमेन जो है, राइट ऑफ वुमेन, उनको जो प्रिजर्व करना है, तो वो राइट ऑफ वुमेन जो है वो कौन प्रिजर्व कर सकेंगे? सिर्फ वुमेन ही प्रिजर्व कर देंगी, क्योंकि औरत को ही पता है कि औरत किन मसाइल से गुजरती है। तो यहां पर आप जब बात करें कि वुमेन इज अ वीक एंटिटी, तो उस वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, ताकि वह अवानों में जाकर अपने अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉज को फॉर्मुलेट कर सके। फिर हम बात करते हैं कि मोरल इन्फ्लुएंस की। आप बात करते हैं कि इट विल अनसेक्स वुमेन, और जो है इट्स अ डर्टी गेम। तो आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी का एक कलमिया है कि जहां पर वुमेन होती है तो वहां पे मर्द भी जो है बहुत ही मोरल वैल्यूज को और बहुत ही मोरल के साथ, एथिक्स के साथ जो है वो अपने आप को शो ऑफ करता है, या अपने जो है वो एथिकल वैल्यूज जो है वो मेंटेन करता है। तो जब वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिक्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिटिक्स भी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स की जगह एक नीट पॉलिटिक्स की तरफ आना शुरू हो गई, और उसके अंदर जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाएंगे। उन्हें बात करने का तरीका, उन्हें एक दूसरे के साथ डिबेट करने का तरीका जो है वो सारा अपडेट होता जाएगा। और फिर आपके सिटीजनशिप के लिए भी जरूरी है कि आपकी जो एज अ होल नेशन है पूरी की पूरी, वो पार्टिसिपेट करे इन इलेक्शन रादर देन अ स्पेसिफिक सोसाइटी और अ स्पेसिफिक सेगमेंट। कि जब आप स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करेंगे तो वहां पे ही खराबियां पैदा शुरू हो जाएंगी। तो एक गुड सिटीजनशिप के लिए जरूरी है कि आप वुमेन और मेन दोनों को जो है राइट टू वोट दें, और दोनों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो इलेक्शंस के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। तो दीज आर ऑल द डिबेट्स के कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके फ्रेंचाइज के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथड ऑफ वोटिंग, वोट डालने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक या ओपन वोटिंग, जिसके अंदर ये पुराने वक्तों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, करंट टाइम्स के अंदर ये नहीं है प्रेवलेंट। उसमें क्या होता था कि हम लोगों को इलेक्ट करते, इकट्ठा करते थे, एक अनाउंसमेंट करते थे कि जनाबे वाला इस हल्के के पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, और वहां पे आकर जनाबे वाला कहते थे कि ये कैंडिडेट है, 2 हैं, 3 है, 4 हैं। तो हम कहते थे जो इनको वोट देना चाहता है वो इस कॉर्नर में आ जाए, जो इनको वोट देना चाहता है वो इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में। तो अगर 2 कैंडिडेट्स हैं तो हमने लेफ्ट और राइट ही बना दिया सिर्फ, तो दैट वुड बी इनफ। फिर हम काउंट करते थे कि जनाबे वाला किस बंदे के रिप्रेजेंटेटिव के कितने जो हैं वो वोट हैं, तो वहां से फिर हम क्या करते थे, इनको इलेक्ट करते थे। ये होता है पब्लिक या ओपन वोटिंग, मतलब कि ओपन बैलेट सिस्टम इसको हम कहते हैं, कि आपने सबके सामने ही ये बताना है कि मैं किस कैंडिडेट को जो है फेवर कर रहा हूं। और इसका फायदा ये होता था या नुकसान भी होता था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, इसके मेरिट्स भी हैं, कि आप ओपनली जो है अपने राय जो है वो बता रहे हैं कि मैं किसके साथ अपने आप को आइडियोलॉजिकली अलाइन करता हूं। और यहां पे फिर ये होता था कि अगर कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, ये समझते थे कि वो जो है कैंडिडेट गलत है और वो लोग जो उसको वोट डाल रहे हैं वो गलत हैं, तो वो फिर उनकी जो है ना एजुकेशनल अपब्रिंगिंग करना शुरू कर देते थे, उनको अवेयरनेस देते थे। आज के दौर के अंदर अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें कि हमें पता ही नहीं है कि मैंने वोट किसको डाला है, किसी को नहीं पता मैंने वोट किसको डाला है, इट्स द प्राइवेट मैटर नाउ, तो मेरी कौन एजुकेशनल अवेयरनेस जो है वो मुझे देगा? तो नहीं। उस टाइम पे जो है इसका ये मेरिट था कि लोगों के एजुकेशनल और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है लोग करते थे। बट ऑन द सेम एंड इसके डिमेरिट्स ये थे कि एक आपके ऊपर क्रिटिक स्टार्ट होती थी, आपको जो है सोसाइटी से आउटकास्ट भी कर दिया जाता था, आपको जो है एजुकेशनली और प्रॉपर्टी के तौर पे ऊपर बैकवर्ड समझा जाता था। तो आपकी जो सोसाइटी के अंदर इज्जत थी वो सारी कंप्रोमाइज हो जाती थी, और सोसाइटी का जो एक प्रेशर था वो आपके ऊपर इंपोज होता था कि जनाबे वाला आपने गलत बंदे को वोट क्यों डाला। सेकेंड टाइप ऑफ वोटिंग है बच्चों
इस सीक्रेट वोटिंग जो आज के दौर के अंदर है, मतलब किसी को नहीं बताना मैं किसको वोट डाल रहा हूं। आप जाते हो पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन में जाके आप निशान लगवाते हो कि आई एम हियर टू वोट, और उसके बाद आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर के ऊपर डिफरेंट कैंडिडेट्स की और उनकी पार्टीज के नाम होते हैं। आप फिर जनाबे वाला जाते हो अंदर और वहां पे एक बंदे को टिक मार्क करके और बैलेट पेपर को फोल्ड करके तो आप बैलेट बॉक्स के अंदर डाल कर आ जाते हो। दिस इज व्हाट सीक्रेट वोटिंग, कि अब किसी को नहीं पता आप वोट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे। तो ये सारी बातें हमारी सीक्रेट वोटिंग की है। तीसरा जो हमारा टाइप है दैट इज प्लूरल वोटिंग। अब यहां पे प्लूरल वोटिंग की बात कैसे है कि एक बंदे के पास मल्टीपल वोट्स हो सकते हैं। मतलब कि अगर जो है वो कोई बंदा क्वालिफाइड है, मतलब किसी ने पीएचडी किया हुआ है और दूसरे एंड पे बंदा जिसने एफए किया हुआ है, तो आपकी सोसाइटी जो है या आपका जो लॉ है वो कहता है कि जिसने पीएचडी किया हुआ है उसके पास 2 वोट होंगे, जिसने एफए किया हुआ है उसके पास 1 वोट होगा। तो ये होता है प्लूरल वोटिंग। तो यहां पे क्या है, ये सिस्टम जो प्रिवेल करता है यूएसए के अंदर लोकल बॉडीज के लेवल के ऊपर कि जो पढ़ी लिखी है वहां में उसको ज्यादा वोट दिया जाता है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ज्यादा है, दे हैव द मोर विजडम, दे हैव मोर इंटेलेक्ट, दे नो द थिंग्स बेटर देन द वन हु इज एजुकेशनली बैकवर्ड। तो वो कहते हैं कि इसको जो है 2 वोट दें या 3 वोट दें या 4 दें, वट एवर द लॉस डिफाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। तो यहां पर जो है इतने वोट देकर ताकि आप क्या कर सकें, वोटिंग कर सकें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरल वोटिंग, कि आप जनाबे वाला एक पढ़े लिखे बंदे को ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं कि जनाबे वाला इसके पास 2, 3 या 4 वोट है, और नॉर्मल बंदे के पास जिसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, चाहे वो प्रॉपर्टी की बेस पर हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन की बेस पर हो या किसी और क्राइटेरिया की बेस पर हो, आप उसको 1 वोट देते हैं। आगे मूव करें तो दैट इज द वेटेड वोटिंग। वेटेड वोटिंग इज आल्सो अ लिटिल एक्सटेंशन ऑफ द प्लूरल वोटिंग। वेटेज वोटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम वेट करते हैं चीजों का। ठीक है, वेट कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक हल्के के अंदर, चलें उस छोटी लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, एक हल्के के अंदर 5000 बंदे हैं, 5000 में से 1000 बंदा जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड जो है वो है, बाकी 4000 बंदे जो हैं वो एजुकेशनली अपवर्ड हैं या एजुकेशनली वेल क्वालिफाइड हैं। तो अब वो वेट हम क्रिएट करते हैं कि 1:4 हो गई, तो अब हमने क्या करना है, वोट भी इसी हिसाब से देना है कि 1 वोट हम देंगे किसको, जो कि एजुकेशनली अनक्वालिफाइड है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, और 4 वोट्स हम देंगे किसको, उन बंदों को जिनके पास एजुकेशन अच्छी है, जो कि वेल अवेयर्ड है, विजडम रखते हैं। तो इस तरीके से हम वेट करते हैं चीजों का। प्लूरल के अंदर हम वेटिंग नहीं करते हैं, हम लॉ के थ्रू डिफाइन कर देते हैं कि 1 इसके 2 इसके, 1 ये वोट ये देगा, ये बंदा जो पढ़ा लिखा है या प्रॉपर्टी वाला है 2 वोट देगा। लेकिन वेटेज के अंदर हम वेट करते हैं चीजों का कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक सोसाइटी कितने वेटेज के अंदर या कितने प्रपोर्शन में मौजूद है, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से हम राइट टू वोट जो है वो लोगों को देते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ वोट इज कंपल्सरी वोटिंग। जो कंपल्सरी वोटिंग है उसके अंदर हम बात करते हैं जनाबे वाला कि लाजिम मजूम है आपके ऊपर वोट डालना, क्योंकि एक ये नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है और आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर वोट डालने का जो आपको हक दिया गया, उस हक की ऑब्लिगेशन, उसको हक को ऑब्लाइज करना, तो ये ड्यूटी है अब आपके ऊपर कि आप जाके वोट दें। और जो वोट नहीं देता फिर उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, फाइन भी दी जाती है। और बेल्जियम के अंदर हमने देखा कि ये सिस्टम वर्क करता है कि जो बंदा वोट नहीं देता, ही हैज द राइट टू वोट, लेकिन वो वोट नहीं देता तो उसको फाइन किया जाता है। दिस इज द 5th टाइप ऑफ वोटिंग। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों के, व्हाट आर द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड व्हाट आर द मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर नाम से ये, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक बंदा इलेक्ट कर रहे होंगे वो होगी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, हम एक हल्के से एक ही बंदा इलेक्ट करते हैं, एक ही एमएनए इलेक्ट करते हैं, एक सूबाई हल्के से हम एक एमपीए को इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि जहां पे हम एक हल्के से मल्टीपल 2, 3, 4 बंदे जो है इलेक्ट करें, वो मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और ये सिस्टम प्रिवेल करता है यूके के अंदर, आपके अमेरिका के अंदर ऑन द लोकल बॉडीज के। हमने वहां पे हल्का बंदियां बड़ी कर दी, और बड़ी हल्के बंदियां की वजह से अब हम वहां पे इतने बड़े हल्के से एक बंदे को इलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, एक ही दिन वोट करके उन्हीं में से 2 से 3 बंदे जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें से हम मल्टीपल मेंबर यानी मोर देन 1 मेंबर जो है इलेक्ट कर रहे हैं। आखिरी बात करें तो दैट इज द मेथड ऑफ इलेक्शंस के कितने तरह के इलेक्शंस हैं हमारे पास। तो 2 तरह के इलेक्शंस हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शंस है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं बच्चों कि हम डायरेक्टली अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है उसको चूज कर रहे होते हैं। कि अगर मैं अमेरिका की एग्जांपल दूं तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट, नहीं सॉरी दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट एग्जांपल, डायरेक्ट वोटिंग कहीं भी नहीं, सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर।
स्विट्जरलैंड के अंदर इस टाइम जो है डायरेक्ट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेल करता है कि लोगों को बुलाया जाता है और उनसे डायरेक्टली मशवरा लिया जाता है कि आप इस बंदे को जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते, तो जो मेजोरिटी उसके हक में वोट करती है तो उसको प्रेसिडेंट बन जाता है। इस तरीके फ्रांस की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भी डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू आते हैं। तो आप जाते हैं, आपकी अवाम जाती है, इलेक्टोरेट बनती है, उस दिन जाकर वोट कास्ट करते हैं और उन वोट्स को गिना जाता है। जिस बंदे को ज्यादा वोट मिले होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, अवाम जो है वो डायरेक्टली वर्क कर रही होती है एज एन इलेक्टोरेट। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर क्या है, हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जनरल इलेक्शंस का और दूसरा स्टेप होता है हमारे पास लिमिटेड इलेक्शंस का। जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या बात करते हैं कि आपकी पूरी कौम उस दिन इलेक्टोरेट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है और इलेक्टोरेट का फंक्शन परफॉर्म करके वो कुछ स्पेसिफिक बंदों को जो है आप मेंबर ऑफ द पब्लिक ऑफिसेज इलेक्ट करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हम सारे जाते हैं, वोट देते हैं और एमएनएज और एमपीएज को इलेक्ट करते हैं। इसी तरह अमेरिका भी का भी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए पहले वोट करते हैं। वो हम जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर हम चीजों को देखेंगे। अभी पाकिस्तान पर आ जाए कि हमने क्या किया, हमने एमएनए और एमपीएस को इलेक्ट कर लिया। ये स्टेप 1 था, जनरल इलेक्शंस हो गए। अब क्या होता है, स्टेप 2 होता है लिमिटेड इलेक्शंस। लिमिटेड इलेक्शंस का मतलब है कि अब हमने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है। हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालते, हम अपने मेंबर के, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर के लिए, एमएनए के लिए या एमपीए के लिए वोट डालते हैं। अब क्या होता है, जब ये सारे एमएनएज एमपीएस जो है वो अवान में जाके बैठ जाते हैं तो वहां पर 2 3 4 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। 2 कैंडिडेट्स अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब वहां पर जो आपके एमएनएज हैं वो एज एन इलेक्टोरेट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके जो एमएनएज हैं वो एज एन इलेक्टोरेट वर्क कर रहे हैं। अब अवाम एज एन इलेक्टोरेट वर्क नहीं कर रही, तो वो जो एमएनएज हैं वो इलेक्टोरेट वर्क कर रहे हैं। तो यहां इसलिए हम कहते हैं दीज आर द लिमिटेड, ठीक है, इलेक्शंस। तो एमएनएज एमपीएस जो है वो वोट कास्ट करते हैं और वोट कास्ट करते हैं अपने दरमियान से ही एक बंदे को पीएम जो है वो चूज कर लेते हैं। इसे सूबाई असम्बलियों की बात करें तो आपके एमपीएस जो है वो एक दिन के ऊपर जाके इलेक्टोरेट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस दिन सीएम के लिए इलेक्शन होने होते हैं। 2 बंदों ने, 3 बंदों ने, 4 बंदों ने कागजात जमा करवाए हैं सीएम बनने के लिए। तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ज्यादा एमपीएस वोट डालेंगे, वो सीएम जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्पेसिफिक प्रोविंस बन जाएगा। इसको हम कहते हैं लिमिटेड। अब ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको जो हमारा मुल्क का वजीर आजम है, जो हमारे मुल्क का जो हमारे सूबे का गवर्नर वो है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसको अवाम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, उसको कौन इलेक्ट कर रही है, आपकी वो लोग जिनको अवाम ने इलेक्ट किया। इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं कि अवाम पहले ज्यादा लोगों को इलेक्ट करती है, फिर वो लोग जाके आपके जो अहम ओहदे हैं आपके मुल्क के, उन लोगों को इलेक्ट करते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्शंस। आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ड्यू कॉन्सेप्ट्स। अगर फिर भी आप समझते हैं कि किसी चीज की समझ नहीं आई, डू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन थिंग्स टू यू इन वेरी एक्सटेंसिव डिटेल्स। तो हमने पहले देखा डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन के बाद हमने एनालॉजी देखी, फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, सफरेज क्या होती है, फ्रेंचाइज क्या होती है, वोटर क्या होता है, इलेक्टर क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, पोलिंग क्या होती है, इन चीजों को देखा। फिर इलेक्शंस के बाद हमने इलेक्टोरेट को देखा, फिर हमने थ्योरीज देखी फ्रेंचाइज की कि किन लोगों को राइट टू वोट होना चाहिए, वो हमने इंडिविजुअल से कलेक्टिव थ्योरी देखी। फिर हमने रिस्ट्रिक्शंस देखी, जॉनसन सी पास में रही और करंट टाइम्स के अंदर है, एज, प्रॉपर्टी, मेंटल फिटनेस, एजुकेशन, रेजिडेंशियल और सेक्स। उसके बाद सेक्स के ऊपर हमने जो फीमेल की फेवर और अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज किया। फिर हमने मेथड्स ऑफ वोटिंग देखे, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी की टाइप्स पढ़ी और आगे हमने मेथड्स ऑफ इलेक्शंस देखे। तो ये सारा कुछ जो हमने इलेक्शन को कवर करने का पड़ा। अगला जो हमारा लेक्चर है वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, जिसको हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है और कैसे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और स्पेशली जहां पर माइनॉरिटीज हैं तो माइनॉरिटीज को कैसे हम इलेक्शंस के थ्रू एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इस चीज को हम विजुअलाइज करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दिस वाज फराज अहमद फ्रॉम एमनेस कम्पिटिटिव हब। टेक केयर। 12, 20, 25